हड़तालियों पर हाईकोर्ट को गुस्सा आया, जिम्मेदार संघों को नोटिस थमाया, सुरक्षा से समझौते पर भी आया तैश, कड़े मानक अपनाने के दिए आदेश। जी हां, हड़ताल पर हड़ताल। पहले हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हड़ताल, फिर 11 मार्च को कचहरी में एक वकील की मौत के बाद हड़ताल। अब इन हड़तालों से हलकान जनता करे तो क्या करे। ऐसा लगता है जैसे सरकार का तो कोई सरोकार ही नहीं बचा। लेकिन अब सूबे की सबसे बड़ी अदालत आई है आगे। हड़तालियों पर हाईकोर्ट को गुस्सा आया, जिम्मेदार संघों को नोटिस थमाया, सुरक्षा से समझौते पर भी आया तैश, कड़े मानक अपनाने के दिए आदेश। जी हां, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है जो कोर्ट को आगे ना पड़ा। सवाल यह भी है कि अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद क्या हालात सुधर जाएंगे। सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं, भाजपा के नेता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष AR खान और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल हाईकोर्ट के 5 जजों की पीठ ने वकीलों की हड़ताल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे अवैध करार दिया है। वहीं वकील संघों और सरकार के पेच भी कसे हैं। हड़ताल, हंगामा और हलकान जनता, यही तो परिदृश्य है प्रदेश का। पिछले एक पखवाड़े से वकीलों की हड़ताल से बेहाल है वादकारी। मेरठ से लेकर मुरादाबाद, गाजियाबाद से लेकर इलाहाबाद और आगरा से अलीगढ़ तक अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी है अदालतों में न्यायिक व्यवस्था। कैसी विचित्र बात है, यहाँ हर मुद्दे पर सियासत हो जाती है, लेकिन समस्याओं पर सियासत नहीं होती। सवाल जनता का हो तो कोई पूछने वाला नहीं। वो तो भला हो माननीय हाईकोर्ट के जजों का, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर इस हड़ताल की हवा निकाल दी। ऑर्डर का हथौड़ा चला और हड़ताल अवैध करार दे। इतना ही नहीं, 75 जिला अधिवक्ता संघों के साथ साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी को नोटिस भी भेजा है। मैं हड़ताल से बिल्कुल अपने को वो नजदीक नहीं पाता। मैंने पहले भी चीफ जस्टिस साहब यूपी से कह चुका हूँ कि हड़ताल मेरा आखिरी हो सकता है, लेकिन मैं हड़ताल नहीं पसंद करता। सुरक्षा के नाम पर क्या सिस्टम है सूबे की अदालतों में, इसके उदाहरण की जरूरत पर जोर देना बेईमानी ही होगा। एक ढूंढोगे 1000 मिल जाएंगे। कुछ दिनों से तो लगातार लहूलुहान ही हुआ है न्याय का मंदिर। इसलिए तो सुरक्षा को लेकर भी गहराई से दिखाई है गंभीरता। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को भी भेजा गया है नोटिस। हड़ताल ही सिर्फ किसी हादसे का सलूशन निकालने का रास्ता नहीं है। यही बात हमको लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी कही है और हड़ताल को अवैध घोषित किया है। तो हम अपील करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी एडवोकेट साथियों से कि उसको मिल बैठ के उसका एक समाधान निकालें। हड़ताल होने पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, लोग परेशान होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायिक कार्य चले। बहरहाल हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कि अदालतें वादकारियों को न्याय देने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व से मुकर नहीं सकती, अदालत के लिए आस्था को और मजबूत कर देती है। अब सूबे की सबसे बड़ी अदालत में वकीलों और सरकार के पेंच कसे हैं। देखना यह होगा वकील संघों और हुकूमत पर इस आदेश का क्या और कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो पहले हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हड़ताल और उसके बाद वकील हत्या मामले से आक्रोशित वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने न्याय के इंतजार में बैठे लोगों के इंतजार को और बढ़ा दिया। अदालती कामकाज ठप है, लोग परेशान हैं। इसलिए कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि अदालती कामकाज में बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर कोर्ट ने 75 जिलों के अधिवक्ता संघ को नोटिस दिया है, तो वहीं सरकार से भी जवाब तलब किया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव मिश्रा जी, चाहे बात अदालती कामकाज के ठप होने के चलते लोगों की परेशानी की हो या फिर बात की जाए अदालती सुरक्षा को लेकर, इन दोनों ही मामलों में कोर्ट को आगे आना पड़ा। सरकार क्यों खामोश रही जबकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है?
नहीं, ये बात सही है कि सरकार को आगे आना चाहिए था, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वकीलों के खिलाफ अगर सरकार कोई निर्णय लेती तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के वकीलों में एक आक्रोश बैठता। और आज जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही सटीक निर्णय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचती थी, ये बिल्कुल सही बात है, और इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त होता था। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वकीलों के अधिकारों का हनन होता है तो वो भी जायज नहीं है। और मैं समझता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया चलती भी रहे, और अगर वकीलों की कोई अपनी डिमांड्स हैं तो सरकार ने धरना प्रदर्शन की एक जगह बना रखी है, मैं समझता हूं वहां पर धरना प्रदर्शन भी वो कर सकते हैं, लेकिन न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें बाधा न पहुंचे। मैं इस पूरे निर्णय को स्वागत। राकेश त्रिपाठी जी, संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं इन्होंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि सारे ही वकील हड़ताल पर ना चले जाएं। आपको लगता है प्रदेश में कहीं कोई न्यायिक प्रणाली फिलहाल चल रही है? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का सबसे ज्यादा परिणाम कचहरियों पर ही पड़ता है। जिस प्रकार से कचहरियों में वकीलों पर हमले की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से पूरा प्रशासन, पूरा शासन संवेदन शून्य बना हुआ है, वकील लंबे समय से हड़ताल पर है और सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने को तैयार नहीं है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि गांधी के इस देश में आंदोलन एक सबसे बड़ा उपकरण है अपनी बात को इस तंत्र में रखने का, और सरकारें इससे बेपरवाह हो गई हैं कि उनकी बातों को सुने, उनको संज्ञान ले, और इसी के कारण इसका जो खामियाजा है वो वादकारियों के साथ साथ उन वकीलों को भी भुगतना पड़ता है जिनकी दैनिक आय अपनी वकालत पर आश्रित होती है। उन वकीलों के घरों का चूल्हा भी नहीं जल रहा जो इस हड़ताल से प्रभावित हैं, लेकिन उनके पास शायद दूसरा कोई चारा नहीं है, और इसके लिए केवल और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और जैसा अभी हमारे साथ इनकी बातचीत से भी नजर आया है कि ये कह रहे हैं कि वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई। अरे प्राइमा फसाई, इनको यही समझ में आता है कि वकीलों के खिलाफ कार्रवाई? अरे वकीलों ने जो मांगे उठाई है उन मांगों पर क्या कार्रवाई आपने की है? अब तक बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को आपने कितना पैसा वकीलों के मद में दिया? आप वादा करके, बड़े बड़े वादा करके उत्तर प्रदेश के नेताजी आए थे सरकार में, अखिलेश यादव सरकार में आए थे कि हम नए वकीलों को जो है भत्ता देंगे, हम वकीलों को जो है पेंशन देंगे, हम वकीलों को दुर्घटना में घायल होने पर, उन पर मरने पर उनको कुछ मुआवजा देंगे, लेकिन वकीलों का पुरसा हल लेने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार ने कोई कदम कभी उठाया नहीं। सॉल्यूशन की बात है कार्रवाई की, ठीक है। जी राकेश जी, इतने गंभीर मसले पर भी सरकार खामोश रहती है, कोर्ट को आगे आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गायत्री, देखिए दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि क्या ये हड़ताल वकीलों की अपनी मांगों के लिए हुई थी या एक वकील की हत्या के लिए हुई थी। वकीलों की तरफ से हमारे विद्वान साथी बहुत अच्छा बोले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम उनकी मांगों का समर्थन भी करते, लेकिन वर्तमान के परिदृश्य में ये जो हत्या हुई, हत्या के बाद जो आक्रोश उपजा, उस आक्रोश के उपजने पर उसके बाद जितनी भी चीजें, जो भी मांगे थी, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, सारी मांगे मान ली गई। उसके बाद आप ये बताइए कि जनता को त्वरित न्याय व्यवस्था में, जिसके लिए कि वकील ही जाने जाते हैं, उन लोगों ने फिर उसके बाद कोर्ट परिसर क्यों बंद रखा? आप जन भावनाओं के मुखालिफ काम क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज को भी देखने वाली बात है कि जनता 155 उत्तर प्रदेश में छुट्टियां हैं, 155 वर्किंग डे हैं, छुट्टियां बाकी सारी अदालतों में हैं। तो आप बताइए 155 दिनों में भी अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जनता का आप सहानुभूति खो देंगे। जिस वकील की हत्या हुई दुखद, उसकी सारी की सारी सीबीआई की जांच भी मान ली गई, बाकी सारी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, सारी मांगे मान ली। क्या यह उचित मंच था कि बाकी मांगों के लिए आप जो है लगातार जो है हड़ताल पर रहे? माननीय हाईकोर्ट को आगे आना पड़ा, सरकार को आगे आना चाहिए था, और वकीलों के उन संगठनों को आगे आना चाहिए था जो निश्चित तौर पर काम कराने की बात करते हैं। एक सेकंड मैं आपसे बताऊं गायत्री, वो संगठन जो है वो नेपथ्य में चले जाते हैं। सच्चाई है कि वो संगठन सामने आते हैं जिनके पास, शायद जिन वकील साहिबान लोगों के पास काम नहीं है, बाकी वकील जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और वो चाहते हैं कि हड़ताल समाप्त हो। AR खान जी, आप लोग लगातार हड़ताल कर रहे थे और उसके बाद अब कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये जो हड़ताल है अवैध है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। ऐसे में लोगों के ऊपर जो असर पड़ा सो पड़ा। अब आपकी तरफ जो मांगे उठाई जा रही थी, क्योंकि ये सवाल भी बीच में उठा है,
कि क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे बातचीत के लिए पहुंचा ताकि इस मसले को सुलझाया जाए, कम से कम लोग सफर ना करें? ऐसा है कि हड़ताल क्यों होता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। हड़ताल के दो कारण हैं, एक तो सुरक्षा, दूसरा भ्रष्टाचार। मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार ये कई बार ये बात मान चुके हैं कि न्यायालय में भ्रष्टाचार है, और अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया गया, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं लगाया गया, तो उसके लिए जो अधिवक्ता जो समझता है वो यही समझता है कि उसके लिए हड़ताल ही एक उपाय है जिससे लिए वो अपनी बात को बता सके। जहां तक के मांग की बात है, अभी तक के कोई भी सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई है जिससे कि वो हम समझ सके कि सरकार भी इसमें इच्छुक है और इस समस्याओं का निदान करना चाहती है। मैंने मुख्य न्यायाधीश से ये बात पर्सनली कही थी, 1 मार्च को भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, और मैंने उनसे ये कहा था कि आप सीसीटीवी कैमरा प्रांगण के अंदर और कच्छ न्यायालय में भी लगाएं, और उससे ये साबित सिद्ध हो सकता है कि ये अधिवक्ता गलती कर रहा है या कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है यादव जी, आपके पास पे लौटेंगे। अमिताभ जी, एक तो जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है और दूसरा सरकार की इन तमाम मसलों पर खामोशी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने जो निर्णय दिया, और सबसे अच्छी बात ये कि जब संविधान के बाकी अंग आंख बंद कर लें और चद्दर ओढ़ के सो जाएं, तो हिंदुस्तान की ये खुशनसीबी है कि कम से कम जो उसका एक तीसरा तंत्र है, अंग है न्यायपालिका, वो ऐसा नहीं करती और हर बड़ी मुसीबत में वो सामने खड़ी होती है। सहमत। जहां खड़ा होना चाहिए एग्जीक्यूटिव को, जहां खड़ा होना चाहिए लेजिस्लेटिव को, ये चद्दर तान के सो जाते हैं, कभी डर से कभी नाकारापन से। लेकिन हिंदुस्तान की अब बड़ी अदालतों को मैं सैल्यूट करता हूं कि इस देश में हर बड़ी मुसीबत पर अदालत ही सामने आई है। कहिएगा तो 1000 उदाहरण गिना दूंगा, 1000 जहां पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए था, राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए था, वहां राजनेताओं ने पलायन किया, अदालत को आना पड़ा। अब दो बातें, एक संजीव ने बात कही कि भाई हम इसलिए पंगा नहीं लिए कि पॉलिटिकल पार्टी है फिर सारे वकील के खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, ये मसला आया क्यों? समाजवादी पार्टी के लोग पता नहीं शायद ना तो अखबार पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं, वो अपने में खुद ही निर्णय कर लेते हैं कि गाड़ी किधर चलानी है, जनमत जानने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन मेरठ में एक जज की इजलास में, कचहरी परिसर अलग चीज होती है, जज की इजलास में 30-32 गोली मारी गई और जज अपनी मेज के नीचे छुप गए अपनी जान बचाने के लिए, उस दिन मैंने कहा था इसी मंच पर संजीव मिश्रा कि हुकूमत उत्तर प्रदेश को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये बहुत गंभीर मसला है, न्याय होगा कैसे? जजेज एलियंस से क्या अपनी जान दांव पर लगाएंगे? ये तो समझ में आता है, कचहरी परिसर में आदमी ने गोली चला दी, जज की खोपड़ी पर गोली चला दी और 32 फायर। सरकार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा छोटी घटना, इस पर मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूं, मेरी मर्जी, नहीं करता। ऐसे चलेगा? आज से नहीं संजीव जी, जाके तहकीकात करिएगा, आज से नहीं, पहले से ये नियम कागजों में है कि अदालत परिसर में किसी भी तरह का शस्त्र प्रतिबंधित है। अब ये वकील और जज साहिबान तो शस्त्र प्रतिबंधित कर नहीं सकते, ये तो झाड़ा तलाशी लेते नहीं गेट पे। अदालत परिसर में हथियार जाते कैसे क्यों है? ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं तो किसकी है? मुझे बता दो, सुरेंद्र राजपूत की हो तो उनसे सवाल पूछ लो, या AR खान साहब की हो तो उनसे पूछ लो, राकेश की हो तो इनसे पूछ लो। ये तो कलेक्टर और कप्तान की जिम्मेदारी है ना। आपने नहीं सुना, बोले ठीक है यार चलने दो। उत्तर प्रदेश के एक जिले में तैनात एक जज साहिबान ने मुझे SMS किया जिस दिन मैं मेरठ वाले मामले पर बोल रहा था, उसके बाद सुरेंद्र जी, और उन्होंने मुझसे कहा कि आज आपने हमारी पीड़ा को आवाज दी है। कहा अग्निहोत्री जी, मैं तो, हम लोग तो नहीं बोल सकते, नौकरी में है, लेकिन आपने हमारी पीड़ा को आवाज दी है। बोले इतने बेशरम किस्म के प्रशासनिक अधिकारी हैं कि मतलब जो पार्षद है
जो मोहल्ले का नेता है उसके 4 सिपाही, वो भी अत्याधुनिक हथियार वाले, दुनाली वाले नहीं, अत्याधुनिक हथियार वाले, और मुंसिफ और मजिस्ट्रेट के पास होमगार्ड तक नहीं ना। बोले मुंसिफ क्या है, किस खेत की मूली भाई, और होमगार्ड ये जज किस क्या क्या बेचते। हम मोहल्ला कमेटी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के संबंध नहीं रहो हमको, हमारा भौकाल टाइट रखो। क्या ऐसे चलेगा? बायोमीट्रिक इंट्रेंस क्यों नहीं तय हुई? ये किसकी जिम्मेदारी थी? AR खान अपने पैसे से लगवाएंगे क्या? ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? एक व्यवस्था आई कि जो बहुत खूंखार कैदी हैं या जिनकी जान को बहुत खतरा है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, उनको ट्रांजिट में मत रखिए, क्योंकि ट्रांजिट में ही गोली चलती है। ये क्यों नहीं, किसने नहीं मानी बात? ये क्या वकील करेंगे? शासन करेगा। इसलिए घूम फिर के बात कहां आ गई? अगर सारी लड़ाई सुरक्षा की थी, अगर ये सुरक्षा ही चाक चौबंद हो जाती, डीजीपी भी उत्तर प्रदेश का तमंचा लेके अदालत में नहीं घुस पाए, सिपाही टू डीजीपी, ये नियम ही आप लागू कर देते, बात ही खत्म हो जाती। फिर गोली कैसे चलती अंदर? और आप लोग तो महान हो भाई, सब लोग, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे वीरों को। जब मेरठ में गोली कांड हुआ था ना, तो इतने छोटे वाले असले से नहीं हुआ था ना संजीव मिश्रा, इतने बड़े वाले, इतना बड़ा, देख रहे हो ना मेरा हाथ, इतना बड़ा असला जज की खोपड़ी तक चला गया, और अदालत है चल रही, सरकार के लिए सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं। मजाक कर रहे हैं आप लोग। आपने अपनी पार्टी के नेताओं की सिक्योरिटी देखी है ना, उनका भौकाल तो देखते होंगे ना आप। 5 फॉर्च्यूनर सफेद रंग की, 12-15 गनर, ये सब देख रहे हैं ना। जज को मरने के लिए छोड़ दें, इसलिए ये समस्या पैदा हुई। ये बातें सरकार के लिए और खान साहब की बिरादरी के लिए कहूंगा, वकील भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। तमाम वकील मेरे मित्र हैं, लेकिन वकील भी जब विरोध पर उतरते हैं तो वो मानते हैं कि काला कोट पहन लिया, अब कुछ भी करने की आजादी हो गई। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वकीलों को भी अनुशासन सीखना चाहिए। ये बसें फूकने का कौन सी बात थी? मैं धरने के साथ हूं, प्रदर्शन के साथ हूं। राकेश ने ठीक कहा, गांधी का देश है, इसमें असहमति जताने का अधिकार होनी चाहिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र सब पर लागू है। लेकिन ये बसें क्यों फूक दी गई भाई? ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। जिसकी गाड़ी देखी, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसमें भी माचिस लगा दी। ये क्या है? क्यों है? ये देखना पड़ेगा, ये नहीं चल सकता। इसलिए आ रहे, इसलिए हाईकोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही। और एक बात खान साहब के लिए आगे बहस के लिए छोड़ के जाता हूं। खान साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मालूम क्या बोला है हाईकोर्ट ने? उसने कहा कि 7 साल की सजा जो वकील पा चुके, उनको प्रैक्टिस से डिबार किया जाए। ऐसा है, अरे सुन लो भाई, क्रिमिनल्स प्रैक्टिस नहीं करें, ठीक? इस पर भी आपको राय देनी चाहिए, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि क्रिमिनल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं अदालतों में। खान साहब जी, जी, ये बात मैंने बहुत पहले उठाई थी, जब भरद्वाज जी, माननीय भरद्वाज जी हंसराज भरद्वाज थे, और मैंने उनसे एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट के लिए मांग की थी, और ये मांग की थी कि आप ऐसे प्रतिबंध लगाएं जिससे कि नए एक आयु के, सीमित आयु के ही लोग आ सके और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ना आ सके। लेकिन बड़ी दुख की बात मुझे यह कहना पड़ रहा है कि माननीय भरद्वाज जी ने कोई समय नहीं दिया और हमारी उन मांगों का विचार नहीं। खान साहब ने, मुझे माफ करो, भरद्वाज जी की कथा नहीं, आप बताओ, भरद्वाज जी को छोड़ो, मुझे बताओ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, सुन लो बात, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश के वकीलों के 75 संगठन जिलों के, क्या आपने कभी मेमोरेंडम दिया इस बात के लिए? कभी इस बात के लिए धरने पर बैठे कि गुंडे बदमाश मवाली वकालत नहीं करे, हमारा पेशा बदनाम हो रहा है?
इसके लिए मैंने बताया ना। अरे आपने तो सबसे कहा, आपने चीफ जस्टिस से भी कहा, आप तो हर को बता रहे हो, हर से मैं बोल चुका, मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब इतनी से बात नहीं बनेगी ना, इतने से बात नहीं बनेगी, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, इनसे बात नहीं बनेगी। अभी मैं कह दूं, मैंने नरसिंह राव से बोला भ्रष्टाचार दूर करो, मैंने चंद्रशेखर से बोला, चरण सिंह से बोला, बीपी सिंह से बोला, वाजपेयी से बोला, तो जिम्मेदारी खत्म। कोई जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। अजीब बात है भाई, आपको उसको गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, हमारी पूरा हम कटिबद्ध है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, लेकिन आप उसके लिए लड़े नहीं, आप वकील संगठन उसके लिए लड़े नहीं। वो दूर तभी हम कर सकते हैं जब एडवोकेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो, संशोधन हो, और वो संशोधन के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, खान जिम्मेदार। सारी बात आ गई, लेकिन वकील जैसे बिल्कुल लंका पर चढ़ाई करने की मुद्रा में, हाहाकारी हाहाहूती मुद्रा में सड़कों पर उतर आते हैं, गाड़ी फूकने लगते हैं, कभी इस काम के लिए भी उतरे होते तो मैं माला पहनाता आके। अब रुक जाइए, आपकी बात आ गई, अभी दूसरे संजीव मिश्रा के पास जाऊंगा। संजीव मिश्रा आगे, खान साहब आगे बात बाद में दोबारा से। संजीव मिश्रा जी, मैं आपने पूछा सरकार क्या करती, मैंने 20 काम बता दिए जो केवल सरकार को ही करने थे, वो क्यों नहीं हुए? नहीं, किसी भी मुद्दे पर सरकार ने तो तुरंत निर्णय लिए नहीं। अरे मैंने पूरी कहानी बता दी, अब फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट करूं क्या? नहीं, मेरठ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद की बात कर रहा हूं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ लो, दोबारा शॉर्ट में बता दे रहा, तब उत्तर दो, ऐसी बात नहीं चलेगी यहां ना। ये अदालत दूसरे किस्म की है, यहां सिक्योरिटी, असलहों के साथ प्रवेश नहीं, बायोमेट्रिक एंट्रेंस, ये चीजें क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुई अदालतों में, जिला अदालतों में? ये मैं पूछ रहा हूं, जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, अदालतों में इसके प्रयास पूरे होते हैं और ये पहले से तय है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये उत्तर नहीं। और जहां तक सुरक्षा की बात, ये उत्तर नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नहीं, ये उदाहरण मत दीजिए, ये उदाहरण मत दीजिए, ये उदाहरण मत दीजिए, ये उदाहरण पिट गया, अब इसमें दम नहीं बची भैया, नया लाभ ढूंढ के ये पिट गया इंदिरा गांधी वाला। सुरेंद्र राजपूत जी, आधा कचहरी परिसर में असला नहीं जाए, ये इन्फोर्समेंट कराने की जिम्मेदारी डीएम और कलेक्टर कप्तान की के अलावा किसकी है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर असलाह जाएगा अदालत में तो शासन और प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अमिताभ जी, एक दो बातें कहने का मुझे मौका दीजिए अगर आप इजाजत दे तो। ये बताइए। आप देखिए, मेरठ में जब असलाह गया तो वो जो शख्स था वो वकीलों की ड्रेस में गया था, वकीलों के साथ गया था, वकीलों के भेष में गया था। इससे पहले बनवारी लाल कंछल जी के साथ जो यहां पे अदालत में हुआ वो आपके सामने है। जस्टिस यूएन सिंह साहब ने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच करा दी थी कि जो नकली वकील हैं, मैं असली वकीलों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो कायदे के वकील है, जो काम करते हैं। यहां पर अपराधी प्रवृत्ति के वकीलों के खिलाफ एक जांच हुई थी हाई कोर्ट के जस्टिस यूएन सिंह साहब ने कराई थी। किसने? सीबीआई आखिरी तक कर, उस जांच का क्या हुआ? आप इस चीज को देखिए कि जिस तरीके से वकील जब हड़ताल करते हैं और अराजकता की स्थिति हो जाती है, तो ईमानदारी की बात है कि आम आदमी को कोर्ट परिसर में बनवारी लाल कंछल जी की तरीके से जाते में डर लगता है। और जिस तरीके के वकील इनलाइटेंड लोग हैं, जहां पर इन लोगों को हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, वहां पर बनवारी लाल कंछल की तरीके से कपड़ों की क्या स्थिति होती है आपके सामने है। और उसके बाद भी सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम नहीं होता, न बार काउंसिल का, न उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का। उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल, ऐसे वकीलों को आगे क्यों कानून के सामने नहीं? राकेश त्रिपाठी, विधानसभा के भीतर, राजभवन के भीतर, मुख्यमंत्री निवास के भीतर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जहां आप कितने भी बड़े तुर्रमखा हो, कोई असलाह लेके प्रवेश नहीं कर सकते। राइट? नहीं कर सकते। आप कुछ हो, कितने भी बड़े आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतों को वैसा ही निषिद्ध क्षेत्र क्यों नहीं बनाया सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने? बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। देखिए, जिस क्यों नहीं बनाया ये पूछ रहे हैं, चाहिए तो मैंने बता ही दिया, क्यों नहीं बनाया गया ये पूछ रहे हैं। अब मैं गोविंद वल्लभ पंत से शुरू करूं या आप लोग समझ जाओगे, या मैं नाम लूं मुख्यमंत्री? मुझे लगता है, देखिए अमिताभ जी, जो पहले की व्यवस्था थी, पहले जिस तरह की सहनशीलता समाज में थी, कहीं ना कहीं वो सहनशीलता आज समाज में समाप्त होती जा रही है। अच्छा चल भैया, एक मिनट, ये अदालत बेढब है। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में तो चाहे जो दलील चल जाए, यहां नहीं चलती मित्र।
कल्याण सिंह से समाज में असहिष्णुता आ गई थी कि नहीं, या और पीछे जाऊं या आगे आऊं? बताओ, जहां बताओ वहीं टिक जाऊं, जहां तुम सुई आप रख दोगे मैं वहीं से। कचहरी में हमले की घटनाएं, कचहरी में हमले की घटनाएं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होती है, तब भी होती थी। कभी इससे पहले के शासनकालों में अमिताभ जी अगर आप देखेंगे तो इन घटनाओं का अनुपात बहुत कम मिलेगा आपको। हम करें एक भी घटना घटी तभी ये नियम क्यों नहीं बना दिया गया कि कचहरी निषिद्ध क्षेत्र होंगे, किसी भी तरह का आम उसके अंदर नहीं जा सकता। मैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर तो आश्वासन दे ही सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनेगी तो कचहरी परिसरों में असलहों के प्रवेश पर प्रतिबंध रखा जाएगा। पिछले में क्यों नहीं किया, यही तो पूछ रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि तब की शायद आवश्यकता इस प्रकार की नहीं जैसी आवश्यकता आज बनकर के दिख रही है। भैया राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह क्या 50 साल पहले मुख्यमंत्री रहे थे? हम आप समझ नहीं दीजिए यार, ऐसी बात बताते जैसे मैं लंदन में रहता हूं, आप लोग यूपी में रहते हो। नहीं, उन सरकारों के समय में, कल्याण सिंह जी के सरकार के समय में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती थी कि अपने आप अपराधियों के मनोबल हौसले टूटे रहते थे। कचहरी परिसरों में इस प्रकार की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती थी। इस प्रकार की घटनाएं तब सुनने को मिलती है जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटना है। सुरेंद्र राजपूत जी वो पब्लिक सेंटिमेंट का विषय था, सुरेंद्र जी वो विषय नहीं। तब भी भारतीय जनता पार्टी संजीव एक मिनट तब भी वहां कचहरी में अपराधियों को छुटाने के लिए गोलीबारी हुई, कल्याण सिंह के रिजीम में भी, राजनाथ सिंह के रिजीम में भी, ठीक है ना? ये सामान्य चलन रहा है, ये क्यों रहा, यही तो मैं पूछ रहा हूं। अगर कहीं कुछ गलतियां पूर्व में रह भी गई हो तो उनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी अब तो आपकी बनती है। मैं आगे तक के लिए तो कह रहा हूं कि अगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जैसा हमें लग रहा है 2017 के बाद इस प्रकार का कानून बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में कोई असला लेकर नहीं जा सकेगा। जैसे भूमि अधिग्रहण पर लाए, ठीक है संजीव, जो 100 दिन में संजीव नहीं, ये विषय अलग मत ले जाओ। वो बाबरी मस्जिद ले आए, नॉट अलाउड ना। आज केवल कचहरी और गुंडाइज्म इसी पे बात करेंगे अपन, और कोई विषय नहीं लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। खान साहब ऐसा है अमिताभ जी, एक सेकंड सवाल तो सुन लो मित्र, बिना सवाल सुने कैसे उत्तर आ जाएगा? आपकी लड़ाई तो मैं ही लड़ रहा हूं कि क्या होना चाहिए अदालतों में। आप सिर्फ इतने पर जवाब दो, जो लुम्पन एलिमेंट्स हैं जिनके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इशारा किया कि ये लोग नहीं वकालत करना चाहिए, उनके निकाले जाने के लिए आप आंदोलन कब से शुरू कर रहे हैं? मैं उस आंदोलन का समर्थन करूंगा और उस आंदोलन में शिरकत भी करूंगा। मुझे बताइए कब आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ऐसा है एक रूल बन चुका है, यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल बनाया है वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और वो हम तुरंत अप्लाई करने जा रहे हैं। और सभी अधिवक्ताओं से, जो अधिवक्ता मौजूद है, चाहे वो अपराधी व्यक्ति हो, प्रवृत्त के हो या नहीं है, सबसे फॉर्म भराए जाएंगे और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन अपराधी है, कौन नहीं है, और किसको वकालत करने का अधिकार दिया जाए, किसको न दिया जाए। भैया ये बहुत ही जल्दी शुरू हो रहा है, रूल बन चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। खान साहब, और मैं ये आश्वासन देता हूं आपको कि ये विदिन 6 मंथ अप्लाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। खान साहब एक मिनट मेरी बात तो सुन लो मित्र, आपकी मंतव्य और उद्देश्य पर मुझे शक ही नहीं, आप भले आदमी हैं, ठीक बात है, लेकिन गाजीपुर में, बलिया में, फर्रुखाबाद में, झांसी में, बांदा में, गरौठा में, मोठ में जो वकालत कर रहा है, बेहतरीन पान खा रहा है, चूना हाथ में लिए है, उसके पीछे 2 बंदूकची चल रहे। बोले क्यों? बोलो ना भैया ने एक बार गुस्सा में आ गए थे तो गांव में 4 मार दिए थे, फिर वकालत करने आ गए। ये जो सवाल है इससे पूरी बिरादरी कलंकित हो रही है। ये आपको नहीं समझ आता क्या सब लोगों को, सीनियर लॉयर्स को? ये प्यूरिफिकेशन कौन करेगा? ये आत्मशुद्धिकरण जो उस बात सुरेंद्र राजपूत कह रहे थे, ये कौन करेगा? दूसरा करेगा तो आपका आत्मसम्मान घायल हो जाएगा, तो आपको लगेगा मेरी प्रतिष्ठा खराब कर दी वकीलों की। ऐसा है अमिताभ जी, ये बार काउंसिल खुद कर रही है और सभी बार एसोसिएशन को नोटिस जारी की जा चुकी है, भेजी जा चुकी है कि आप अपने यहां से रिपोर्ट करें कि कौन किस परमिट का व्यक्त है। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ 35 भी है जिसमें हम उनका एक्शन लेते हैं। अरे भाई खान साहब देते हैं, खान साहब किसी ने भेजा मैनपुरी में, मैं आपको बता दूं, मैनपुरी में
जो जिला बार काउंसिल होती है, जिला अधिवक्ता संघ जो होता है, उसमें दो गुटों के बीच तो खोपड़ी फट गई। दे धनादन कचहरी वहां कार्यालय पर कब्जे को लेके। ये साधु प्रवृत्ति के लोगों का काम है क्या? एक के पक्ष में शासन खड़ा हो गया। ऐसा काम वकील करे तो शोभा देता है क्या? नहीं, कोई शोभा नहीं देता है। फिर और मैं इसको सपोर्ट भी नहीं करता हूं, लेकिन हमने जो आपसे दो बात कही है, इन दोनों को जो दो मुख्य हम जो रीजन दिए हैं, इसको करने के लिए भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर जो है, भैया खान साहब, व्यवस्था को खान साहब, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, खान साहब एक राज्य सरकारी नहीं, ये मुख्य न्यायाधीश का भी कर्तव्य है। खान साहब, न्यायालय को मुख्य सुरक्षा खान साहब एक मिनट रुको तो, आप तो इस रुकते नहीं हो, नॉन स्टॉप चल देते हो। सुरक्षा और भ्रष्टाचार, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आपके जिम्मे फिलहाल इतना काम है कि आपके बीच में जो काली भेड़ें हैं उनको बाहर कर दीजिए। आप उतना कर लीजिए तो समझ लीजिए आपने गंगा धरती पर उतार दिया, आप भागीरथ माने जाएंगे। आप कर सकते हो। मैं बता ही रहा हूं कि आप हमारे यहां से रूल फ्रेम हो गया है। अरे रूल तो देश भर में संविधान कब फ्रेम हो गया था? अंबेडकर जी के जमाने में क्या हाल है हम देख रहे थे। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे थे। अब वो अंबेडकर जी के जमाने में संविधान के बाद में वो तो पूरी जनता जाने। देखिए मैं तो खान साहब से बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं कि जो इनके यहाँ लंपन एलिमेंट है, जो इनके यहाँ ब्लैक शीप्स हैं अमिताभ जी, उनको अगर ये अलग कर देंगे तो बनवारी लाल कंछल जैसे केस नहीं होंगे। जो काउंटर गोलियां चल रही हैं दरोगाओं की, क्या नाम, इलाहाबाद में जो वकीलों की तरफ से गोली चल रही है वो नहीं होगा। मेरठ में जिस प्रकार से वकील के भेष में 32 गोलियां एक अपराधी के ऊपर चलाई गई, वो केस नहीं होगा। सच ये है कि जो ब्लैक शीप्स हैं, अच्छे खान साहब जैसे वकील नहीं कोई काम कर रहे, खान साहब जैसे वकील काम करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है इनका, वो उन लंपन एलिमेंट्स के दबाव में ये लोग नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। सबसे सोचनीय विषय ये है, और आज की डेट में वकील साहिबान लोग और इनके संगठन जन भावना के मुखालिफ काम कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी संज्ञान नहीं ले रहे। चीफ जस्टिस जिसके सामने ये प्ली करते हैं, उन्होंने 21 तारीख को कहा था कि भाई आप हड़ताल मत कीजिए। आज तक नहीं माना इन लोगों ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर आप बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? ब्रेक पे जाना। खान साहब के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं। हाई कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी बात कही, हमारे लिए अच्छी, खान साहब के संगठनों के लिए मुश्किल की बात बोली है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जजेस से कहा है कि बवाली वकीलों की सूची बना के रजिस्ट्रार को भेजिए। यानी जो हैबिचुअल बवाली हैं वकील, जिनका काम अदालत में कम, धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़, आग लगाओ, इसको मारो उसको मारो में ज्यादा है। ये बात कोई बोलने की जरूरत पड़ जाए प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत को, ये शर्मनाक है। यार खान जी, वही सवाल जो अमिताभ जी ने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा, उन्होंने जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है सभी डिस्ट्रिक्ट जजेस से कि जो भी उत्पाती वकील हैं उनकी लिस्ट बनाकर सौंपी जाए, यानी अब हाईकोर्ट भी मानता है कि आप में एक समूह ऐसा भी है जो बवाली है। क्या इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचती है? ऐसा है अमिताभ जी, दोबारा ये कहूंगा कि हाईकोर्ट ने कल जजमेंट दिया है, उससे पहले मैं मऊ में करीब 36 अधिवक्ताओं का वोटिंग राइट समाप्त कर चुका हूं। जहां तक मैनपुरी है, मैनपुरी में जलेसर जगह है जहां पर वहां पर भी करीब 31 या 32 अधिवक्ताओं के जो प्रोफेशन से उनका संबंध नहीं था, व्यवसाय से संबंध नहीं था, अधिवक्ता व्यवसाय से, और वो सिर्फ नाम के लिए आते थे और जाते थे, उनका भी राइट हमने वोटिंग राइट खत्म कर दिया है और उनके विरुद्ध सेक्शन 35 में प्रोसीडिंग चालू कर दी गई है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अगर जिला जज ईमानदारी के साथ में, सीजेएम जो भी मजिस्ट्रेट है, अगर ईमानदारी के साथ में उन अधिवक्ताओं को चिन्हित कर सकें तो मैं उसमें सबसे पहले उनका स्वागत करूंगा। और मैं ठीक है, आगे आपकी बात आ गई, आगे रुक जाओ, आगे बात आगे, एक बार भी इतने बोले, एक नहीं। उसके बाद धरना, वो झंडा बैनर लेके धरना देने तो नहीं आ जाएंगे अधिवक्ता संघ? खान साहब, इसकी गारंटी आप दे रहे हैं? ये प्रक्रिया जब शुरू होगी कि उत्पाती वकील चिन्हित करके रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट को दिया, सबमिट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, उसके बाद वो धरना प्रदर्शन और बैनर लेके सड़क पर जब उतरेंगे वकील, तब क्या करेंगे? मैं उसमें कोई धरना प्रदर्शन में पहले साथ था
ना वो आज है, ना बार काउंसिल पहले भी कभी नहीं थी और आज भी नहीं है। अरे केवल आपका प्रदर्शन नहीं देगी खान साहब का राइट समाप्त हो जाए। केवल AR खान का मसला नहीं ना उत्तर प्रदेश, ना AR खान उत्तर प्रदेश है, ना AR खान साहब का मसला है। मसला ये है कि कहीं भी 100 वकील खड़े हो जाते। राकेश त्रिपाठी आगे आपके बाद, राकेश त्रिपाठी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जजेस ने सूची बना के भेजी तो फिर 100 वकील तुरंत आ जाएंगे सड़क पर, चौराहा जाम। तब देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार के अगर आंदोलन अगर दुराग्रह की मंशा से है तो उन आंदोलनों को समाप्त करना शासन प्रशासन जानता है। इस प्रकार की कोई गलत मांग विषय की गंभीरता को खत्म करती है तो उसको दमित करने का काम शासन प्रशासन करे, इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बवाली वकीलों की पहचान करके उनको कचहरी परिसरों से बाहर करना चाहिए, इसके हितबद्ध हैं। लेकिन जायज मांगों पर प्रशासन के कानून पर जू न रहेंगे, ये एक अलहदा बात है। इसके लिए भी प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए और वकीलों की जो जायज मांगे हैं उन पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए ताकि उनको लंबे समय तक आंदोलन की रूपरेखा न बना करके काम करना पड़े, जिसका खामियाजा अधिकारियों को और वकीलों को खुद भी भुगतना पड़ता है। संजीव मिश्रा जी, सवाल वहीं पर सरकार के पास खड़ा होता है कि सरकार क्यों नहीं इन तमाम चीजों पर गौर कर पाती है, इन तमाम चीजों पे क्यों सरकार खामोश रहती है? और अब कोर्ट के आदेश के बाद आप कितना एक्टिव हो पाएंगे? सरकार खामोश नहीं रहती। सरकार हर विषय पर अपनी सूझबूझ के साथ काम करती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कई संगठन होते हैं, तमाम संगठन होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं, उसमें इस तरीके की चीजों को देखना पड़ता है। और ज्यादातर मैं समझता हूं कि वकीलों की बातों को हमारी समाजवादी सरकार ने माना है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी बातें रही हैं। संजीव और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो वो आज की तारीख में अगर ये जो हमारा आदेश हुआ है, ये आदेश अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोग कह रहे होते कि ये वकीलों के खिलाफ सरकार चल। संजीव जी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, ये सब लोग तो राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल है, राजनीति करते हैं। आप भी राजनीति करते हो। राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा तो वो कीर्तन थोड़ी नहीं करेगा, ठीक बात है। लेकिन हाई कोर्ट के 7 जज, जिसमें चीफ जस्टिस खुद इंक्लूडेड है, उनको पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ना, प्रधानी का नहीं लगना, MLC की टिकट नहीं लेनी, लोकसभा राज्यसभा नहीं जाना, ठीक, इसमें तो कोई शक नहीं ना है। उनको समाजवादी हो या बसपा हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, इससे क्या मतलब? उनको ये 4 आदेश क्यों देने पड़े, मैं गिनाऊं। पहला आदेश, फुल प्रूफ सिक्योरिटी अदालत, डिस्ट्रिक्ट अदालतों को, निचली अदालतों को, लोअर कोर्ट्स को मुहैया कराए प्रशासन, इस चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और DGP को, ठीक। दूसरा, इंट्रेंस गेट पर जो इंट्रेंस हो वो बायोमेट्रिक हो ताकि रिकॉर्ड में आदमी रहे कौन रामलाल अंदर गया कि श्यामलाल गया। ये नहीं कि काला कोट पहना, पान खाया और अंदर, ये सरकार को करना है। तीसरा, किसी भी तरह का असलहा कचहरी परिसर में नहीं जाए, ये इंश्योर करिए। अगर ये सरकार के काम नहीं होते तो वो AR खान को नोटिस भेजते। उनके जो नोटिस भेजा है उन्होंने यूपी बार काउंसिल को, उसमें ये बातें भी लिख देते, लेकिन ये बातें नहीं लिखी ना। जो इनके मसले थे उसका नोटिस इनको दिया है, जो सरकार के मसले थे उसका नोटिस सरकार को दिया है। ये अंतर आप क्यों नहीं समझ रहे? और आप कह रहे हो सरकार तो सब ठीक ही कर रही है। अगर ठीक कर रही होती तो हाईकोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती कि आपको नोटिस भेजे? प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा। यहाँ तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में तो पास बन करके एंट्री होती और उसी तरीके से जो छोटे पास नहीं, फिर आपका मैं क्या कहता हूं, आप क्या सुनते हो भाई, ये समझ जाए। उसने कहा हाई कोर्ट नहीं, लखनऊ और इलाहाबाद का हाई कोर्ट पूरा उत्तर प्रदेश है क्या? 75 से 150-200 अदालतें लगती हैं उत्तर प्रदेश भर में छोटी। हाई कोर्ट ने कहा हर नीचे से, मैं वही बात कह रहा हूं, उसी तरीके से छोटी अदालतों नहीं, पास नहीं, पास का कोई मतलब नहीं, पास का कोई मतलब नहीं। हाई कोर्ट ने कहा पास का टाइम बीत गया, पास वाला जमाना बीत गया, अब बायोमेट्रिक जमाना आता है जिसमें आपकी आंखों की पुतली का रंग भी समझ में आ जाए, कहीं कोई छेड़छाड़ संभव ही नहीं हो भाई। नहीं, उसी आधार पर पास बनता है। वो गाजीपुर में लगना चाहिए संजीव मिश्रा जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। बलिया में लगना चाहिए, देवरिया में लगना चाहिए, घोसी में लगना चाहिए, बनारस में लगना चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूं आपसे कि वही छोटी अदालतों और उसी तरीके। दूसरी बात, आज की घटना नहीं, अभी बात हुई कि जी अभी याद होगा खान साहब को, उत्तर प्रदेश की कुछ निचली अदालतों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे कि नहीं हुए थे? अदालतों की सिक्योरिटी की स्थिति कर रखी सरकारों ने, मजाक बना के रख दिया।
कोई सिक्योरिटी का वो नहीं है, कोई। मैं तो वकीलों की हिम्मत और जजेस की हिम्मत को सैल्यूट करता हूं, जान हथेली पर लेके उस युद्ध क्षेत्र में जाते हैं सुबह सुबह। अमिताभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने 13 मार्च को एक लेटर दिया है चीफ मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए, आज तक कोई जवाब नहीं आया। सरकार बिल्कुल संवेदन शून्य है। अधिवक्ता हित के मसले पर, अधिवक्ता कल्याण के मसले पर सरकार किसी प्रकार से कोई इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहती है, जबकि सर्वाधिक वायदे इन्होंने अधिवक्ताओं के साथ किए थे और अधिवक्ताओं ने बड़े पैमाने पर इनको वोट भी किया था। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से चाहे नए वकीलों को मानदेय में देने का मसला हो, चाहे बुजुर्ग वकीलों को पेंशन देने का मसला हो, चाहे अधिवक्ता कल्याण निधि में पैसा देने का मसला हो, किसी भी प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था देख लीजिए, किसी कचहरी परिसर की पार्किंग व्यवस्था देख लीजिए, जहां सबसे बेतरतीब तरीके से पार्किंग व्यवस्था दिखाई पड़े, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कोई कचहरी है। ये जिस प्रकार की स्थिति है, प्रशासन क्या चाहता है कि न्यायपालिकाएं कमजोर रहे, जिस प्रकार की स्थिति है समाजवादी पार्टी की सरकार में, सिर्फ अधिवक्ता अदालत में तो आम आदमी भी जाते हैं, जिन आम आदमियों से वोट मांगती है सरकार, कम से कम उन्हीं की चिंता कर ले, सुरक्षा पर विचार कर ले, कम से कम कोर्ट को तो आगे ना आना पड़े। देखिए, माननीय कोर्ट को तभी आगे आना पड़ता है जब सरकारें संवेदन शून्य हो जाती है। वो सरकारें चाहे किसी की भी हो, चाहे सरकार सपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, अगर अतीत में कोई गलती हुई है तो उस अतीत की गलती का जरूरी नहीं है कि हम उस अतीत की गलती को आगे ना सुधारें, आगे सुधारे सरकार। लेकिन ये इस समय की तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि कोर्ट आदेश कर रहा है, कोर्ट स्ट्रक्चर पास कर रहा है, लेकिन कोर्ट को स्ट्रक्चर पास करने के बाद भी सरकार जो है वकीलों के दबाव में हो या जनता के उस पर हो, उसके बाद आप कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी ही भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, बल्कि देश के लिए भी। अगर आप इसको सार्वदेशीय समस्या, ये खाली उत्तर प्रदेश में समस्या नहीं, ये दिल्ली से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक की समस्या है। बाकी सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत ट्वीट करती है, केंद्र की सरकार तुरंत ट्वीट करती है, लेकिन और सारे चीजों को लेकर के ऑर्डिनेंस पास कर देती है। क्या इन सब चीजों पर भी ऑर्डिनेंस नहीं पास हो सकता? बहुत स्पष्ट रूप से स्थिति है कि यहां पर जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत। बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी ने, निश्चित तौर पर एक सराहनीय विषय उठाया है कि जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, जिनको सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, उन जजेस को सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी मुहैया होनी चाहिए। कोर्ट परिसर पूरे अगर सुरक्षित होंगे तो मेरे ख्याल से ये इंट्रोवर्ट घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ वकील साहिबान लोगों को भी सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम पर ध्यान देना होगा, तभी चीजें सुधर पाएंगी। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं तो 2-3 बातें कहूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा कि इस जो जितनी चीजें हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताई है सुरेंद्र राजपूत जी, उनके लिए ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इंप्लीमेंट होने वाली चीजें हैं। बायोमेट्रिक एंट्रेंस सिस्टम, सरकार के पास एग्जीक्यूटिव राइट है, कोई असला नहीं जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एग्जीक्यूटिव राइट है, AR खान जानते हैं इस बात को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि कोई असला नहीं आएगा, बात खत्म। उसके लिए लखनऊ की भी जरूरत नहीं। ऐसे तो काम बताए छोटे छोटे, उसमें कौन सा हिमालय पलटना का बताया हाईकोर्ट ने? 4 काम बताए हैं, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है, बड़ा मानवीय। खान साहब अब मत बोलिए, अब नहीं आ रही आपकी आवाज, आ गई आपकी बात। बड़ा मानवीय सवाल, कितना भी बड़ा, संजीव मिश्रा आप गौर से सुनिए, कितना भी बड़ा देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, उससे पहला मुकाबला कौन करता है? मुंसिफ और जिला अदालतों के जज, वही लोग करते हैं ना। और उनको आपने हो सिपाही भी नहीं दिया, होमगार्ड भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से ज्यादा संकटपूर्ण स्थितियां और ज्यादा हिम्मत से वो लोग काम कर रहे हैं। मैं सारे मुंसिफों की, सारे मजिस्ट्रेटों की, सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस की हिम्मत को सैल्यूट करता हूं। पहला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं चलता, हाई कोर्ट में भी नहीं चलता। अरे दरवाजे बंद नहीं होते, ऐसी अदालतें मैंने उत्तर प्रदेश में देखी। बोले कुंडी उखाड़ ले गए लोग, ताला खो गया, बेंच टूटी हुई है, ऐसी अदालतें मैंने उत्तर प्रदेश में देखी। जज बैठे हुए हैं बेचारे, आंख में चश्मा लग गया, लिखा पढ़ी करते जा रहे हैं। बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ
फूलन हो, पोथी हो, छविराम हो, जो भी लोग रहे हो, जब डकैतों का युग था तब, और फिर आतंकवादियों की जब समस्या आई, इंटरनेशनल लोगों की समस्या आई, रासुका हो, कोई जो पहले मुकदमे हैं वो तो वहीं जाते हैं ना। क्या किसी सरकार ने यह सोचा कि न्याय की जो पहली सीढ़ी है उस पर जो लोग बैठे हुए हैं इनको हिफाजत दे, प्रधान और पार्षद को हिफाजत मिले, इसके लिए आप लोगों के एंटीना तुरंत खड़े हो जाते हैं ना संजीव भाई। कोई पार्षद ऐसा नहीं भगवान की दया से जो 2 सिपाही लिए नहीं घूम रहा है और मूंछों ताव दे रहा, बालों में चमेली तेल लगाए है ना। मुंसिफ के क्या गुनाह है, क्या गुनाह है? आपकी दृष्टि नहीं जाती, आपने मान लिया यार इनकी क्या है। हाई कोर्ट के जज से आप डरते हो क्योंकि वो नुकसान तुरंत की कर देते हैं। वो इंसुलिन का इंजेक्शन है, वो लगा देंगे तो फिर बेहोश हो जाओगे, इसलिए उनसे डरते हो। बाकी आप किसी को नहीं समझते, ये भी जान लो। उत्तर प्रदेश की कोई सरकार रही हो 25 बरस में, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं खान साहब, किसी भी निचली अदालत के किसी भी मुंसिफ को वो कुछ नहीं समझती। उसको थोड़ा बहुत पसीना आता है हाई कोर्ट के जजेस से, और उसमें भी कोई जज ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं सुबह चीफ सेक्रेटरी को लाओ पकड़ के कटघरे में खड़ा करो, तब दिमाग ठीक हो जाता है। कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए बोल देते हैं इसको गिरफ्तार करके जेल भेजो, तब दिमाग ठीक होता है, इससे नीचे पर नहीं होता। हुआ है ना संजीव भाई, ऐसा हुआ है ना, पता है ना। तब साहिबी उतर जाती है, टाई कोट सब खुल जाता है 2 मिनट में। लेकिन मुंसिफ की जान की चिंता नहीं। और बात जो गायत्री ने उठाई वो भी महत्वपूर्ण है। लाखों करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में रोज जाते हैं। एक सर्वे करा लीजिएगा कि कितने लाख लोग एक समय पर उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में मूव कर रहे होते हैं। उनकी जिंदगी का ख्याल कर लीजिए। वो हमारे लोग नहीं है क्या? घर बेच के मुकदमा लड़े और जान जोखिम में भी पड़े। कल्लू और मल्लू के बीच में ये गोली चले और मारा जाए ननकू, मारे जाते हैं ना। कई गैंगवॉर्स में जो अदालतों में हुए उनमें रिक्शे वाला मारा गया, चाय वाला मारा गया, सामान्य जन मारा गया। ये गैंगवार के स्थान है। मैं तो कहता हूं खान साहब, हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाओ, चांदमारी की जगह तय होती है ना सुरेंद्र जी, वैसे चांदमारी की जगह तय करा दो भैया। अदालतों को चांदमारी का क्षेत्र तो नहीं बनाओ, वहां गैंगवार करेंगे। उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों पर रहम कीजिए। वो न्याय के पहले मंदिर हैं, वो पहले मंदिर हैं। उनकी मर्यादा का ख्याल रखिए, शासन भी। और खान साहब, आपकी बिरादरी के लोग भी उन न्याय के मंदिरों का मान रखें, सम्मान रखें, उस योग्य बने जिस योग्य वो पेशा है। भारत में वकीलों का बड़ा उज्जवल इतिहास रहा है। उसमें अपराधी आएंगे, उसमें भ्रष्टाचारी आएंगे, दुराचारी आएंगे, तो पेशे का मान घटता है। पेशे का मान घटेगा तो लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। ये आप भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव मिश्रा जी आपका, राकेश त्रिपाठी जी आपका, AR खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए।